राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो इस पर चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड लेट्स बिगिन विद द एपिसोड 11, रणवीर का गुस्सा एंड माही का रोना। कहानी अब तक। रणवीर ने घूर कर आदित्य की तरफ देखा और कहा, उसने अपना पूरा परिवार खोया है तो मैंने भी अपने माँ बाप खोए हैं। और अभी मैंने अपना ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, जिसके बीच में उसने आकर मुझे डिस्टर्ब किया। तुम्हें पता है इस वक्त मेरी मीटिंग किसके साथ चल रही थी? आदित्य ने पूछा। किसके? रणवीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बालकनी की तरफ चला गया तो आदित्य भी उसके पीछे जाते हुए बोला, अब बता भी ना किससे तेरी मीटिंग हो रही थी? रणवीर बालकनी में आ गया और रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए हुए सामने की तरफ देखने लगा। आदित्य रणवीर के पास आकर खड़ा हो गया, अपने हाथ बांधे रेलिंग से बैग टिकाकर खड़ा हुआ और बोला, ये तेरी पहेलियां बुझाने की आदत नहीं जाएगी ना रणवीर? अब आ गए। रणवीर ने तिरछी नजर से आदित्य की तरफ देखा और एक डेविल स्माइल के साथ कहा, राजवीर। ये नाम सुनकर आदित्य ने हैरानी से कहा, राजवीर, आर यू सीरियस? क्या तुम उसके कांटेक्ट में हो? रणवीर ने एक बार फिर सामने की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं उसके कांटेक्ट में हूँ। आदित्य ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम जानते हो ना वो कितना खतरनाक है? तो रणवीर ने कहा, इसीलिए तो उसके कांटेक्ट में हूँ। तुम जानते हो ना कि मेरा मकसद क्या है? तो रणवीर ने कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं इसके कांटेक्ट में हूँ। और तुम जानते हो ना कि मेरा मकसद क्या है? आदित्य ने कहा, पर अगर दादाजी को पता चला तो? रणवीर ने कहा, दादाजी को सब मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दोबारा कहा, पर रणवीर, दादाजी तुम्हें अब्रॉड भेजने वाले हैं। तो रणवीर ने स्माइल करते हुए आदित्य की तरफ देखा और कहा, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ मेरे भाई, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। आदित्य ने हैरानी से कहा, मैं? पर क्यों? तो रणवीर ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाला और कहा, क्या तुम मुझे इस मकसद में मेरी हेल्प नहीं करोगे? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मेरे हर काम में मेरी हेल्प करोगे। तो आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ब्रो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और वैसे भी जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, दादाजी तुम्हें नहीं भेज रहे हैं। तुम अपनी मर्जी से अब्रॉड जा रहे हो, और क्यों जा रहे हो यह भी मुझे पता है। रणवीर ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, पर दादाजी को इस भ्रम में रहने दो कि मैं उनकी मर्जी से जा रहा हूँ। दादाजी करूँ। निया और माही दोनों ही दादी के रूम में उनके बेड पर बैठी हुई थी। दादी ने माही की तरफ देखते हुए पूछा, माही, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आई हो बेटा? क्या हुआ? तो माही ने पहले निया की तरफ देखा और फिर दादी की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं दादी, बस ऐसे ही आपसे मिलने का मन कर रहा था ना। तो तभी निया ने कहा, नहीं दादी, मैं बताती हूँ आज माही ने क्या किया है। माही ने निया को चुप रहने का इशारा किया, पर निया ने सब कुछ दादी को धीरे धीरे बता दिया कि कैसे, और इशारे को इग्नोर करके दादी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर दादी ने हैरानी से माही को तरफ देखा और कहा, क्या तुमने सच में ऐसा किया? तो माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। दादी ने हंसते हुए कहा, माही बच्चा, उससे दूर रहा करो, उसे बहुत गुस्सा आता है। तो माही ने कहा, उसी का तो इलाज करना था दादी, अब देख लेना, मैंने जो उन्हें दवाई पिलाई है ना, उसका गुस्सा अब तक खत्म भी हो गया होगा। सुगंधा जी ने अंदर आते हुए कहा, अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रही हूँ। निया ने पूछा, क्या हुआ मॉम, आप हमें क्यों ढूंढ रही थी? सुगंधा जी ने मुस्कुराते कहा, मुझे तुम्हें बताना था कि कल से माही भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ही स्कूल में जाने वाली है। यह सुनकर माही और निया दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। वे खुश होकर एक दूसरे को देखने लगी। फिर एक साथ सुगंधा जी से पूछा, सची हम दोनों एक साथ एक स्कूल में जाएंगे? सुगंधा जी ने कहा, माही, तुम्हारी यूनिफॉर्म और बाकी सब सामान मैंने तुम्हारे रूम में रखवा दिया है, जाकर देख लो बेटा। माही जल्दी से बेड से नीचे उतरी और निया से कहा, निया चलो चल कर देखते हैं। निया भी जल्दी से बेड से उतरी और दोनों ही रूम के बाहर भागी। दादी ने हंसते हुए दोनों को देखा और फिर सुगंधा जी से कहा, माही वाकई में बहुत प्यारी बच्ची है। तभी सुगंधा जी ने दादी के बगल में बैठ गई और थोड़ा सा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, माँ जी, वो तो
सब तो सही है, पर महागुरु ने जो भविष्यवाणी की थी कि क्या वह भी सच है? क्या वाकई आगे चलकर ऐसा ही होगा? तो दादी ने गंभीर मुद्रा के साथ अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ सुगंधा, पर उसमें अभी वक्त है। तुम्हारे दादाजी अभी रणवीर को यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। तो सुगंधा ने पूछा, पर माँ जी इतनी जल्दी क्यों? अभी तो उन सब में वक्त है ना? तो दादी ने कहा, दरअसल तुम्हारे ससुर जी महागुरु जी से मिलने गए थे। तब उन्होंने ही कहा था कि माही को यहाँ लाना उसके लिए सही नहीं है, पर रणवीर के रहते माही यहाँ सेफ नहीं रहेगी, इसलिए तुम्हारे दादाजी ने ये फैसला किया है। फिर मन ही मन कहा, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके फैसले की वजह कुछ और भी है, पर वह तो मुझे बताने से रहे। वही निर्मला जी की बात सुनकर सुगंधा जी ने कहा, महादेव ने भी दोनों के भाग में क्या लिखा है। खैर, जो महादेव की इच्छा। रात का वक्त, सभी लोग सुकून से अपने अपने रूम में सो रहे थे कि तभी उन सभी के कानों में माही के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो सोते हुए अधिराज जी को पुकार रही थी, दादू दादू बचाइए मुझे, प्लीज़ मुझे बचाइए, इस मॉन्स्टर से मुझे बचाइए। माही की आवाज़ सुनते ही सभी की नींद झटके से खोली और सभी अपने अपने रूम से बाहर की तरफ भागे। सभी देखना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। वहीं सभी का डर था कि भाई माही किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। सभी लोग हॉल में आए थे कि सामने का नज़ारा देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रणवीर गुस्से से माही का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ खींच कर ले जा रहा था और माही रोते हुए रणवीर के हाथ पर मार रही थी, अधिराज जी को पुकार रही थी, दादू दादू प्लीज़ बचाइए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। रणवीर ने उसके हाथ पर खींचते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो, तुमसे कितना कहा है कि उस रूम में जाने के लिए, किसने कहा तुम्हें उस रूम में जाने के लिए? तभी अधिराज जी ने सख्त लहजे में रणवीर से कहा, रणवीर उसका हाथ छोड़ो। रणवीर ने पलटकर अधिराज जी की तरफ देखा और कहा, नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं इस घर से बाहर निकाल करूँगा। इसे आप लेकर ही क्यों आए हैं? माही का तो रो रो कर बुरा हाल था। दादी ने कहा, रणवीर छोड़ दे बेटा उसे, आखिर किया क्या है इसने? रणवीर का ध्यान था अपने दादा और दादी के बात करने में था। इसी बात का फायदा उठाकर माही ने जोर से रणवीर के हाथ पर बाइट किया, जिस वजह से रणवीर के हाथ की पकड़ ढीली पड़ती माही भागकर दादी से आकर चिपक गई और रोते हुए बोली, दादी मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं है मुझे क्यों डांट रहे, मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हैं। दादी ने प्यार से माही के बालों को सही करते हुए कहा, कुछ नहीं कहेगा ये तुम्हें, तुम डरो मत माही, हम बात कर रहे हैं ना इससे। रणवीर ने माही की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी है इसके बारे में, इसे तो घर से जाना ही होगा। कहकर रणवीर जैसे ही माही का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी जोरदार थप्पड़ रणवीर के गाल पर लगा। वह थप्पड़ अधिराज जी ने रणवीर को मारा था, जिससे रणवीर का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने गुस्से से अधिराज जी की तरफ देखा। वहीं दादी और सुगंधा जी तो एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि पहली बार था जब अधिराज जी ने रणवीर के हाथ उठाया था। अधिराज जी ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो रणवीर, और तुम होते कौन हो माही को इस घर से निकालने वाली? इसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और मेरे जीते जी कोई भी माही को घर से नहीं निकाल सकता, सुना तुमने? रणवीर अब गुस्से भरी आंखों से माही को देख रहा था। माही ने एक नज़र पीछे पलटकर रणवीर की तरफ देखा, लेकिन जब रणवीर की नज़रों से उसकी नज़र मिली तो वह एक बार फिर से सहम कर दादी के सीने से लग गई और सिसकने लगी। दादी ने माही के बालों को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटा। फिर रणवीर से कहा, रणवीर आखिर हुआ क्या है और किया क्या है माही ने जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? रणवीर जो अभी भी माही को ही घूर रहा था, उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरे मॉम डैड के रूम में क्यों गई? माही ने, ये मेरे मॉम डैड के रूम में क्यों गई? माही ने सिसकते हुए कहा। दादी की तरफ देखा। दादी, मैं वहाँ जानबूझकर नहीं गई थी, मैं तो गार्डन में जा रही थी जब मुझे कुछ आवाज़ आई, मुझे लगा उस रूम में कोई चोर है, तो मैं देखने के लिए गई और पता है रूम का डोर तो खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चली गई थी, लेकिन वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। और फिर देखा कि वहाँ पर कबोर्ड खुला हुआ था।
तभी रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, मैंने खुद तुम्हें उस कबर्ड के पास देखा था और तुम मेरी मम्मा की चीज़ों को छेड़ रही थी। तभी अधिराज जी ने रणवीर को डांटते हुए कहा, रणवीर, अगर माही ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया होगा, वह झूठ तो नहीं बोलती है ना। तो रणवीर ने हैरानी से कहा, दादाजी, इस कल की आई लड़की के पीछे आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं और मेरी बात मानने से मना कर रहे हैं। तो अधिराज जी ने कहा, यह कल की आई लड़की नहीं है रणवीर, यह मेरे दोस्त की बेटी है, और भला यह इस रूम में तुम्हारी मॉम के सामान को छेड़ने क्यों जाएगी, और अगर इससे कोई गलती हुई है तो मैं भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि माही से तुम इस तरह से बिहेव करो। तभी अधिराज जी ने कहा, पिताजी आप तभी अभिराज जी ने कहा, पिताजी आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ ना रणवीर से। पर रणवीर इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसने यह बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके दादाजी ने इस बार से बाहर की आई लड़की की वजह से उस पर हाथ उठा दिया। उसने गुस्से से वहीं पड़ी कांच की टेबल को लात मारा और चिल्लाते हुए कहा, आप चाहे इसे पनिशमेंट दे या ना दे, पर मैं इसे पनिशमेंट जरूर दूंगा, यह इस घर में नहीं रहेगी। कहकर रणवीर ने एक बार फिर से माही का हाथ पकड़ा, उसे खींच कर अपने साथ ले जाने लगा। तो दादाजी ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, रणवीर, पागल हो गए क्या? तुम्हारी बदतमीजियाँ बहुत बढ़ रही हैं। अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि जहाँ तुम कुछ दिन बाद अबॉर्ड जाने वाले थे, आप कल सुबह ही तुम वहाँ से चले जाओगे। आप ख़त्म करो ये तमाशा और जाओ अपने रूम में। फिर बाकी सभी से कहा, और तुम सभी भी जाओ अपने अपने रूम में। दादी ने कुछ कहना चाहा, तभी अधिराज जी ने भी हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, बस निर्मला जी, इससे आगे आप कुछ नहीं बोलेंगी। रणवीर ने गुस्से से एक नज़र माही की तरफ देखा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। निर्मला जी ने माही के आंसू पोंछते हुए कहा, जाओ बच्चा, आप तुम भी अपने रूम में जाकर सो जाओ। दादाजी ने अब उसे डांट दिया ना, अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में लाया और दादी ने निया से कहा, निया, जाओ माही को उसके रूम में छोड़ दो। निया आगे आई और माही को उसके साथ ले गई। अधिराज जी, सॉरी, मुझे ना बार बार कन्फ्यूज़ होता है कि अधिराज है या अभिराज है। अधिराज दादाजी ने अपने रूम की तरफ जा रहे थे कि तभी अभिराज जी उनके पास आए और बोले, पिताजी, ये फैसला आप कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं ले रहे हैं? रणवीर को कुछ दिन बाद अब्रॉड भेज देंगे। तो अधिराज जी ने बिना पीछे पलटे हुए अभिराज जी से कहा, नहीं अभिराज, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महागुरु जी ने जो भस्मीकरण की थी उसका असर होने लगा है, जो माही के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहकर अधिराज जी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। तभी सुगंधा जी अभिराज जी के पास आई और बोली, पिताजी ने जो सोचा होगा सही सोचा होगा, शायद यही रणवीर और माही के लिए ठीक है। अधिराज जी ने अभिराज जी ने सुगंधा की तरफ देखा और कहा, अगर रणवीर कल सुबह ही जा रहा है तो आदित्य को उसके साथ जाना होगा। मैं रणवीर को अकेले नहीं भेज सकता। सुगंधा जी वैसे तो इस घर के दोनों बेटे के जाने से थोड़ा उदास थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि अभिराज जी ने यह फैसला क्यों किया होगा। इसलिए उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं आदित्य को भेजने की तैयारी कर लूँगी। चलिए अब आप चलकर आराम कीजिए। अभिराज जी और सुगंधा जी दोनों ही अपने रूम में आ गए। निया माही को अपने रूम में लेकर आई और उसे बेड पर बिठाकर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चुप हो जाओ माही। माही ने निया के हाथ से पानी का गिलास लिया और दोनों हाथों से पकड़ते हुए एक सांस में उस गिलास को खाली कर दिया। निया ने पानी का गिलास लेकर साइड टेबल पर रखा। माही से रोते हुए कहा, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया था। निया, तुम्हारे भाई को कोई गलतफहमी हुई है। वाकई में मुझे उस रूम में किसी के मौजूद होने की आवाज़ आई थी, मैं बस वहीं देखने गई थी। तो निया ने माही के पास बैठते हुए कहा, पर बेडरूम तो हमेशा लॉक रहता है, वहाँ कौन गया होगा? तो माही ने कहा, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो कुछ दिन पहले ही इस घर में आई हूँ ना, और वहाँ उनके कमरे का सामान सारा बिखरा हुआ था। मैं तो वापस से सारा सामान उस कबर्ड में रख रही थी। उसी वक्त तुम्हारा भाई आ गया और मुझ पर गुस्सा भी करने लगा। निया ने माही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, अब तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। वैसे भी रणवीर भाई कल अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब तुम सो जाओ, हम लोग कल बात करेंगे। माही बेड पर लेट गई तो निया ने उसको ब्लैंकेट से कवर किया और रूम की लाइट ऑफ करने के बाद वह रूम से बाहर आ गई। माही बार बार
यही सोच रही थी कि अगर दादाजी वक्त पर नहीं जागते तो रणवीर तो उसे घर से बाहर निकाल कर ही मानता। फिर वो कहाँ जाती? उसके पास उसका खुद का कोई भी घर नहीं था। यही सब सोच सोच कर माही को रोना आ रहा था और रोते ही रोते उसकी आंखें भी लग गईं। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आई विल कम बैक। कहानी अब तक सो उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे सोचते सोचते माही गहरी नींद में चली गई। करीब 2 घंटे बाद उसके रूम की डोर धीरे से ओपन हुआ और कोई लंबे कदम बढ़ाते हुए माही के बेड के पास आया। ये कोई और नहीं रणवीर था, जिसने इस वक्त एक ब्लैक हुडी और ब्लैक मास्क पहना हुआ था। वहीं माही रणवीर की नज़रों से अनजान सुकून से सो रही थी। रणवीर धीरे धीरे माही के चेहरे की तरफ झुका। माही सोते हुए ही नींद में बेचैन होने लगी। उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे वे किसी भी मजबूत पकड़ गिरफ्त में है और वो अपने चेहरे को हिला भी नहीं पा रही है। झटके से उसने डर कर अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र रणवीर की गहरी नज़रों से मिली। रणवीर का आधा चेहरा मास्क से कवर था, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ नजर आ रही थी, जिसमें वो गुस्सा साफ देख पा रही थी। ऐसे किसी शख्स को अपने सामने देखकर माही चिल्लाना चाहती थी, पर वो चीख नहीं पा रही थी क्योंकि रणवीर ने उसके मुंह पर कसकर बंद किया हुआ था। हल्का अंधेरा होने की वजह से और रणवीर का चेहरा मास्क से कवर होने की वजह से माही रणवीर को पहचान नहीं पा रही थी। इसलिए वो और ज़्यादा डर कर वजह से अपने हाथ पैर चलाने लगी और रणवीर के हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करने लगी। रणवीर उसकी छुटी हुई चीख साफ सुन पा रहा था, घुटी हुई चीख। माही को इतना ज़्यादा एफर्ट लगाते देख रणवीर के होठों पर एक डेविल वाली स्माइल आ गई, लेकिन मास्क लगे होने की वजह से वो स्माइल माही को नहीं देख पा रही थी। लेकिन रणवीर की आंखों में उसे शैतानियत साफ नजर आ रही थी। रणवीर ने अपनी गहरी आवाज़ में धीरे से कहा, लिटिल बटरफ्लाई, हिलना बंद करो, क्योंकि तुम चाहे कितना भी एफर्ट कर लो, मेरी गिरफ्त से तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक मैं नहीं चाहूँगा। रणवीर की आवाज़ सुनकर माही हैरानी से आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। तो इस आवाज़ को पहचानती थी। माही की बड़ी बड़ी आंखों में रणवीर डर और घबराहट साफ देख पा रहा था। उसने आगे कहा, तुम्हारी वजह से दादाजी ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। इस बात को मैं भूलूंगा नहीं और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। फिलहाल तो मैं कल जा रहा हूँ, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। वापस मैं लौट कर जरूर आऊँगा। आई विल कम बैक। तभी माही ने झटके से अपनी आंखें खोली और बेड से उठकर आसपास देखने लगी। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो तो सपना देख रही थी। उसने तेज से सांस लेते हुए कहा, भगवान, वो मॉन्स्टर तो सपने में ही आकर डराने लगा है। अच्छा हुआ वो आज यहाँ से जा ही रहा है। माही ने बालकनी में के ग्लास डोर की तरफ देखा तो अब तक सुबह हो चुकी थी। माही जल्दी से बेड पर खड़ी हुई और जैसे ही डोर की तरफ जाने लगी उसके कदम रुक गए। उसने खुद से कहा, अब तक तो वो चले गए होंगे ना, जाकर देखूं क्या? नहीं माही, कोई ज़रूरत नहीं है जाकर देखने की। उसे यहाँ से जाने दो, उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलूंगी। सोचकर माही मुड़ी और बालकनी की तरफ आ गई। मैं तो बस रणवीर के वहाँ से जाने का वेट कर रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे की तरफ मेन एंट्रेंस की तरफ गई, जहाँ पर रणवीर और आदित्य दोनों ही गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। दादाजी और फैमिली की बाकी सभी लोग भी उनके आसपास ही खड़े हुए थे। दादी ने रणवीर का माथा चूमते हुए कहा, अपना ख्याल रखना बच्ची, और देखो दादाजी की बात का बुरा मत मानना, वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। रणवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, दादी आप अपना भी ख्याल रखिएगा। तभी सुगंधा जी ने रणवीर के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, रणवीर बेटा, नाराज़ होकर यहाँ से मत जाओ। हम सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा जल्द से जल्द वहाँ से लौटने का इंतज़ार करेंगे। रणवीर ने सुगंधा जी को साइड हक करते हुए कहा, चाची आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आपसे नाराज़ होकर जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे पढ़ाई के लिए तो बाहर जाना ही था ना। तभी आदित्य ने कहा, मॉम मैं भी जा रहा हूँ, कोई मुझे भी तो पूछ लो। सुगंधा जी ने हंसते हुए कहा, वहाँ रणवीर है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो मुझे क्यों चिंता होगी। आदित्य ने भी हंसकर सुगंधा जी के गले लगते हुए कहा, मैं आप सबको बहुत मिस करूँगा और बीच बीच में आपसे मिलने भी आता रहूँगा। आप हमारी फिक्र मत कीजिएगा। दादाजी ने कहा, ठीक है अब गाड़ी में बैठो, तुम दोनों का वक्त पर एयरपोर्ट पहुँचना है। आदित्य गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। रणवीर जिसने अपनी साइड का डोर ओपन किया ही था कि तभी उसे खुद पर किसी की नज़र महसूस हुई।
उसने पीछे घूमकर थोड़ा ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नज़र माही पर गई, तो रेलिंग के पास खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। माही को देखकर रणवीर के होठों पर एक छोटी सी एविल स्माइल आई, जैसे उस स्माइल में कोई रहस्य छिपा हुआ हो। वहीं रणवीर को अपनी तरफ देखते देख माही झटके से पीछे हुई। माही की हरकत देखकर रणवीर के फेस पर स्माइल आई और वही हो गई और बड़ी हो गई और वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। रणवीर तिरछी नसों से अभी भी उसी जगह देख रहा था जहाँ पर माही खड़ी हुई थी। वहीं माही जो डरकर पीछे हो गई थी, उसने वही देख रखे काउच पर बैठते हुए कहा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? माही अब ज़्यादा मत सोच, वैसे भी तो वह यहाँ से जा ही रहे ना। अब तो तू आराम से इस घर में रह सकती है, तुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है। कुछ देर में रणवीर की गाड़ी वहाँ से निकल गई। उसी के पीछे दो और भी गाड़ियाँ जा रही थी जो बॉडीगार्ड की गाड़ियाँ थी। अभिराज जी खुद रणवीर को आदित्य को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। आज इस घर के दोनों बेटे कुछ साल के लिए अपने परिवार से दूर एयरपोर्ट जा रहे थे। ये सोचकर दादी थोड़ी उदास हो गई। उन्हें हमेशा ही रणवीर की फिक्र सताई रहती थी, लेकिन तब कम से कम ही तसल्ली तो थी कि रणवीर उनकी नज़रों के सामने है। पर इतनी दूर रणवीर के जाने से दादी थोड़ी परेशान भी थी कि पता नहीं वहाँ पर उसके दोनों पोतों का ख्याल कौन रखेगा। सभी फैमिली के लोग वापस हॉल में आ गए। दादी ने सोफे पर बैठते हुए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करते हुए कहा, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना और उन्हें हर बुरी नज़र से बचाए रखना। सुगंधा जी ने पास बैठते हुए कहा, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, वहाँ पर रणवीर और आदित्य की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दादी ने कहा, हाँ निर्मला तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो। दादाजी ने कहा, मैंने रणवीर को यहाँ से दूर जरूर भेजा है, पर उसे हमेशा अपनी ही निगरानी में रखूँगा, कहकर दादाजी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। भले ही अधिराज जी किसी के सामने अपनी इमोशन जताने नहीं थे, लेकिन ये उनके दिल जानता था कि वो अपनी फैमिली के लिए कितना ज़्यादा परेशान रहते थे, खासकर रणवीर के लिए। जब से उनके जवान बेटे बहू एक हफ्ते में मारे गए थे, एक हादसे में मारे गए थे, तब से उन्हें रणवीर की चिंता हमेशा लगी रहती थी। वो रणवीर के सामने हमेशा सख्त बने रहते थे, लेकिन आज रणवीर के दूर जाने से उनका खुद का दिल भी बहुत बेचैन हो रहा था। एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट उड़ान भरने के लिए तैयार था। अभिराज जी ने रणवीर और आदित्य दोनों को समझाते हुए कहा, वहाँ जाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, फालतू की बातों पर नहीं, समझे? रणवीर ने अभिराज जी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। तो अभिराज जी ने दोबारा कहा, रणवीर सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आदित्य ने कहा, डैड आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रणवीर का ध्यान फालतू की बातों पर ना जाए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही रहे। तो अभिराज जी ने कहा, आदित्य मैं भी अच्छे से जानता हूँ, तुम वही करते हो जो रणवीर तुम्हें करने के लिए कहता है, और रणवीर तुम जो करना चाहते हो ना, इसकी भनक पिताजी को है। वे तुम्हें इन सब मामलों से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह मत सोचना कि पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते, उन्हें हम सबसे कहीं ज़्यादा फिक्र तुम्हारी रहती है। रणवीर ने कहा, चाचा जी मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। अभिराज जी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है जाओ, और वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन जरूर करना, ठीक है? रणवीर ने अपना सिर हाँ में लाया और आदित्य से कहा, चलो। आदित्य और रणवीर दोनों ने अभिराज जी के पैरों को छुआ और वहाँ से स्टेयर्स की तरफ बढ़ गए। अभिराज जी तब तक वहाँ खड़े रहे जब तक कि रणवीर और आदित्य दोनों ही प्लेन के अंदर जाकर बैठ नहीं गए। और जैसे ही उस प्लेन ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया, अभिराज जी ने एक राहत की भरी सांस लेते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ जब तुम वापस लौटोगे रणवीर, तो शायद तुम्हारे अंदर का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। तुम्हें यहाँ के माहौल से दूर रखना ज़रूरी था, क्योंकि तुम भाई के नक्शे कदम पर चलने लगे हो, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी अभिराज जी के असिस्टेंट ने आकर कहा, सर मीटिंग का वक्त हो रहा है, अब हमें ऑफिस के लिए चलना चाहिए। अभिराज जी ने पीछे मुड़कर असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा, ठीक है। फिर उन्हें एक नज़र उस तरफ देखा जहाँ से प्लेन ने उड़ान भरी थी और वहाँ से चले आए। 7 साल बाद ESR कॉलेज, यहाँ पे गैप आया है 7 साल का।
और 12 साल की वो थी तो 19 साल का हो। 18 साल का रणवीर था शायद, 12 6 18। तो आई डोंट कंफर्म नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। 7 साल बाद ASR कॉलेज। एक लड़की जिसकी उम्र करीब 19 साल के लगभग थी, वो हंसते हुए कॉरिडोर में भागी जा रही थी। उस समय उस लड़की ने एक ऑफ वाइट कलर की अनारकली सूट पहना हुआ था। भागने की वजह से उसके लंबे बाल जो खुले हुए थे और उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। वो लड़की भागते हुए पीछे की तरफ भी देख रही थी। वहीं उसके पीछे एक दूसरी लड़की उसे आवाज़ दे रही थी, माई रुको, सुनो मेरी बात। माई ने हंसते हुए पीछे देखा और कहा, पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, फिर सुनूंगी मैं तुम्हारी बात, कहकर माई गार्डन एरिया की तरफ चली गई। वहीं आसपास से गुजर रहे स्टूडेंट्स उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। सभी उनके पीछे तभी उसके पीछे भाग रही लड़की जो निया थी वो रुक गई और उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हाँफते हुए कहा, माही तुम 2 मिनट रुको, मेरी बात नहीं सुन सकती क्या तुम? माही जो भागते हुए आगे जा रही थी वो रुकी और पीछे मुड़कर निया की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ निया, इतनी जल्दी तक गई? इसलिए कहती हूँ कम खाया करो, मोटी, भागा भी नहीं जाता तुमसे। माही की बात सुनकर निया ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुमने मुझे मोटी कहा? रुको मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ, कहकर निया वापस माही को पकड़ने के लिए पीछे भागने लगी। माही भागते हुए गार्डन एरिया में आ गई और अब दोनों के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा था। तभी माही भागते हुए किसी से टकरा गई और एकदम से वहीं हरी घास पर गिर गई। निया जो अब तक वहाँ आ गई थी, अब वो माही को नीचे घास पर गिरा हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं माही अपनी कमर रब करते हुए सामने खड़े शख्स खुद गुस्से से देख रही थी उसको। क्या अखिल, तुम देखकर नहीं चल सकते थे? गिरा दिया ना मुझे। तो अखिल जो माही और निया का ही क्लासमेट था और लगभग उनकी उम्र का ही था, उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, हाँ जानबूझकर गिराया मैंने तुम्हें, अभी तो तुम करके आई हो ना, उसे मैं भूलूंगा नहीं कभी जो तुम अभी करके आई हो। तो माही खड़ी हुई और अखिल के पास आते हुए बोली, अरे शुक्र बनाओ, मैं तुम्हें बचाया है, तुम नहीं जानते वो लड़की 1 नंबर की चुड़ैल है। तो अखिल ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हें हर वे लड़की चुड़ैल क्यों नज़र आती है जो मेरी गर्लफ्रेंड बन रही होती है, या एक दिन नहीं होता और तुम मेरा ब्रेकअप करवा देती हो? निया ने भी उसके पास आते हुए कहा, यही बात तो मैं इसे समझा रही हूँ ना कि पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है, ना तो ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनने देती है और ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड। तो माही ने अपनी एक एक बात उन दोनों की बाहों में डाली और उनके बीच में खड़े होते कहा, क्योंकि जब तुम दोनों की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनते हैं ना, तब तुम लोग मुझे ही भूल जाते हो और मुझे तो वक्त देते ही नहीं हो। मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड से मुझ पर ही ध्यान दे, ना कि किसी और पर। तो निया ने कहा, तो क्या सारी जिंदगी तुम हमें ऐसे ही सिंगल रहने देने वाली हो? और निखिल ने कहा, और कभी ना कभी तो हमारी शादी होगी ना, तो क्या तुम हमें शादी भी नहीं करने दोगी? तो माही ने दोनों को बारी बारी से देखा और कहा, नहीं, हम तीनों ही शादी नहीं करेंगे और सारी ज़िंदगी बेस्ट फ्रेंड बनकर साथ रहेंगे। अखिल ने अपना सिर पीटते हुए कहा, माही क्या बचकानी बातें करती हो, तुम कब बड़ी होगी? तो माही ने उन दोनों को छोड़ा और उनके थोड़ा दूर जाते हुए कहा, बड़े होने की ज़रूरत क्या है, ज़िंदगी तो बचपन में ही होती है। निया ने अखिल की तरफ देखा और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता अखिल, ये बना खुद किसी की गर्लफ्रेंड बनती है, ये ना तो खुद किसी की गर्लफ्रेंड बनती है और ना मुझे किसी की बनने देती है, और तुम्हारी तो ये बिल्कुल नहीं बनने देती। अखिल ने हंसते हुए कहा, कभी ना कभी तो झल्ली को भी किसी से प्यार होगा, तब शायद ये हमारे इमोशंस को समझ सके। निया ने माही की तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है हमारी छल्ली सी दोस्त को किसी की गर्लफ्रेंड बनेगी? किसी लड़के से बात करना तो पसंद करती नहीं। तो अखिल ने कहा, क्यों, मैं लड़का नहीं हूँ क्या? तो निया ने अखिल के गले में अपनी एक बाहें डाली और कहा, तेरी अलग है अखिल, तू हमारे बचपन का दोस्त है। तो अखिल ने कहा, बचपन का दोस्त हूँ पर लड़का भी तो हूँ ना। तो निया ने बात बदलते हुए कहा, अब तू कहाँ इन चीज़ों में पड़ गया, चल कैंटीन में चलते हैं, बड़ी तेज भूख लगी है, वैसे भी इस महीने बहुत थकाया है। कुछ देर बाद निया और अखिल एक टेबल पर बैठे हुए सामने बैठी हुई माही को अजीब नजरों से
कुछ देर बाद माही और अखिल एक टेबल पर बैठे हुए सामने बैठी माही को अजीब नज़र से घूर रहे थे। टेबल पर ढेर सारा खाना लगा हुआ था जो ज़्यादातर फास्ट फूड ही था और माही उस खाने को ऐसे ठूस रही थी कि जैसे अगर उसने देर कर दी तो कोई आकर उसका सारा खाना खा जाएगा। माही ने जब उन दोनों को कुछ खाते हुए नहीं देखा तो थोड़ी देर रुकी और बोली, तुम लोग ऐसे क्यों टुकुर टुकुर मुझे देख रहे हो? नज़र लगाओगे मुझे? चुपचाप अपना बर्गर खाओ। कहकर माही फिर से अपने हाथ में पड़े पिज़्ज़ा के स्लाइस को खाने लगी। निया ने कहा, माही क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इतना सारा खाना खा लोगी? तो माही ने उस पिज़्ज़ा की बाइट को निकलते हुए कहा, क्यों, तुम्हें कोई शक है? सो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जिन्हों का सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।